जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है RWA सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के इस क्लास को अच्छी तरह से समझेंगे। और पिछली वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। वहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के प्रश्न भी दिया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को, जिसका नाम है तापीय प्रतिलोमन या तापीय व्युत्क्रमण, टेम्परेचर इन्वर्जन। आज हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तापमान व्युत्क्रमण यानी तापीय प्रतिलोमन क्या है ये देखेंगे। उसके बाद वायुमंडलीय स्थिरता और तापीय प्रतिलोमन में संबंध क्या है ये देखेंगे। तापीय प्रतिलोमन के प्रकार देखेंगे और तापीय प्रतिलोमन के प्रभाव को देखा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले तापमान व्युत्क्रमण या तापीय प्रतिलोमन क्या है। देखिए, सामान्य दशा में अगर हम क्षोभमंडल में हैं तो सामान्य दशा में सतह से ऊपर जाने पर तापमान घटता है। आप देखिए, अगर सतह से हम ऊपर जाएं तो हर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान घटता है। सामान्य दशा में ऐसा ही होता है। लेकिन अगर हम सतह से ऊपर जाएं, तापमान घटने की बजाय बढ़ता हुआ मिलता है, तो हम उसे कहते हैं तापीय प्रतिलोमन या तापमान व्युत्क्रमण। यानी सतह पर तापमान कम है, यहाँ तापमान कम है और ऊपर तापमान अधिक है। जबकि होना क्या चाहिए, जैसे जैसे हम ऊपर जाएं तापमान कम होता जाए, तापमान डिक्रीज होता जाए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति मिलती है कि सतह पर तापमान कम और ऊपर तापमान अधिक, या कहीं भी नीचे तापमान कम और ऊपर तापमान अधिक मिले, तो इसे हम कहते हैं तापीय व्युत्क्रमण या तापीय प्रतिलोमन। बात समझ गए होंगे आप लोग। अब वायुमंडलीय स्थिरता और तापीय प्रतिलोमन के बीच संबंध क्या है। देखिए, वायुमंडलीय स्थिरता और अस्थिरता क्या है, पहले ये देखिए। अगर हम अस्थिरता की बात करें तो मान लीजिए सतह पर तापमान अधिक है, हवा गर्म होकर ऊपर उठी, इसमें आर्द्रता है तो बादल बनेगा और वर्षा होगी। ये होती है वायुमंडलीय अस्थिरता। लेकिन अगर तापीय प्रतिलोमन की दशा है तो तापीय प्रतिलोमन की दशा में आपको पता है ऊपर का तापमान अधिक है, यहाँ टेम्परेचर अधिक है और नीचे का जो तापमान है, नीचे का तापमान क्या है, कम। नीचे का तापमान कम है, यानी गर्म और हल्की हवा ऊपर है और ठंडी व भारी हवा नीचे है। इस स्थिति में अगर देखो तो ठंडी हवा ऊपर नहीं उठेगी, क्योंकि ठंडी हवा भारी है, वो नीचे ही रहेगी, जिसकी वजह से तापमान में स्थिरता आएगी, शुष्कता आएगी, बादल नहीं बनेंगे, वर्षा नहीं होगी, तूफान नहीं आएंगे। क्यों भाई? तूफान आने के लिए क्या चाहिए, बारिश होने के लिए क्या चाहिए, हवा का गर्म होकर ऊपर उठना। और जब हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी तो सतह पर निम्न वायु दाब होगा। जितना ही अधिक निम्न वायु दाब होगा, अगल बगल से उतनी तेज हवाएं इस लो प्रेशर की ओर आएंगी और तूफान की स्थिति उत्पन्न होगी। हवा ऊपर उठेगी, आर्द्रता है, बादल बनेगा और वर्षा होगी। तो इसके लिए क्या चाहिए, हवा का ऊपर उठना, तो मौसमी अस्थिरता उत्पन्न होगी। लेकिन यहां पर ठंडी और भारी हवा नीचे है, ऊपर गर्म हवा है। अब ये नीचे वाली हवा ऊपर नहीं जाएगी तो वायुमंडलीय अस्थिरता नहीं होगी, और इस समय कैसी स्थिति होगी, वायुमंडलीय स्थिरता की स्थिति होगी। और वायुमंडलीय स्थिरता का मतलब हो गया कि मौसम शुष्क होगा, तूफान जैसी स्थिति, वर्षा जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तो ये संबंध होता है तापीय प्रतिलोमन और वायुमंडलीय स्थिरता अस्थिरता के बीच। अगर तापीय प्रतिलोमन है तो वायुमंडलीय स्थिरता होगी, वर्षा तूफान जैसी स्थितियां उत्पन्न नहीं होंगी। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं तापीय प्रतिलोमन के प्रकार। कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक एक प्रकार को हम देखते चलेंगे। सबसे पहले धरातलीय या विकिरण प्रतिलोमन, सरफेस रेडिएशन इन्वर्जन। अच्छा देखिए, रेडिएशन इन्वर्जन इसे कहते हैं, रेडिएशन इन्वर्जन। देखिए अब ध्यान दीजिए, दिन के समय सूरज की किरण पृथ्वी की सतह पर आई और सतह गर्म हो गई, ये सतह गर्म हो गई। लेकिन रात के समय दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के माध्यम से
सतह विकिरण उत्सर्जित करेगी, यानी ऊर्जा को उत्सर्जित करेगी। तो दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के माध्यम से ऊर्जा का उत्सर्जन किया जा रहा है सतह द्वारा, और जिसके माध्यम से सतह ठंडी होती चली जाएगी। और ये जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, जो ऊपर का वायुमंडल है इस ऊर्जा को ग्रहण कर लेगा। ये ऊर्जा इस वायुमंडल में आ गई, सतह से निकली और इस वायुमंडल में आ गई, जिसकी वजह से ये वायुमंडल का ऊपरी भाग ये गर्म हो गया। तो ये वायुमंडल क्या हो गया? गर्म हो गया। अब ये सतह, रात के समय ये सतह दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के द्वारा एनर्जी रिलीज करने की वजह से ठंडी हो गई। तो यहां सतह क्या हो गई? ठंडी हो गई, यानी ये सतह ठंडी हो गई। और सतह के संपर्क में जो वायु है, सतह के संपर्क में जो वायु है वो चालन विधि द्वारा ठंडा हो गया। यानी सतह के संपर्क में ये जो वायु है, ये भाग पृथ्वी के संपर्क में होने के कारण धीरे धीरे ये भी ठंडा हो गया। तो ये भाग कैसा हो गया? ये वायुमंडल ठंडा हो गया। ये वायुमंडल गर्म है, ये वायुमंडल ठंडा है। तो यहाँ तापमान अधिक है, यहाँ तापमान कम है, और इस तरह ये टेम्परेचर इन्वर्जन की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसे कहते हैं विकिरण प्रतिलोमन। और विकिरण प्रतिलोमन हमेशा या अधिकतर रात के समय होता है। विकिरण प्रतिलोमन के लिए क्या अनुकूल स्थितियां होनी चाहिए? तो मौसम साफ होना चाहिए। मौसम साफ यानी बादल नहीं होने चाहिए वायुमंडल में, क्योंकि अगर वायुमंडल में बादल होगा तो मान लीजिए दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण से हीट जा रही है वायुमंडल में और बादल है, तो बादल क्या करेगा? इस हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा सतह की ओर, इस हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा सतह की ओर, जिसकी वजह से ये वायुमंडलीय भाग हम गर्म बना रहेगा, ठंडा नहीं होगा। यानी सतही भाग नहीं ठंडा हो पाएगा, सतह के संपर्क की वायु भी ठंडी नहीं हो पाएगी और तापीय प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तो आसमान साफ होना चाहिए, शांत हवा होनी चाहिए। अगर हवा शांत नहीं होगी, हवा चल रही होगी, तो इस भाग में कहीं और से हवा आके इसको गर्म या ठंडा बनाएगी। खास करके जब गर्म बना देगी तो तापीय प्रतिलोमन की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि ये भाग ठंडा होना चाहिए। और कहीं से हवा आई, गर्म हवा, और यहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो तापीय प्रतिलोमन नहीं होगा। जाड़ों की लंबी रात, जितनी अधिक लंबी रात होगी उतना ही अच्छा होगा कि सतह विकिरण द्वारा पूरी तरह से ठंडी हो जाए। जितनी हीट सूर्य से प्राप्त हुई थी इसको, वो पूरी हीट भी निकाल दे, और कुछ उसके पास कुछ अतिरिक्त हो वो भी निकाल दे, क्योंकि रात में सूरज से तो रोशनी मिलेगी नहीं। तो जितनी अधिक ठंडी होगी उतना ही आसान हो जाएगा प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न होना। ठीक, तो विकिरण प्रतिलोमन के लिए अनुकूल जो दशा होती है, ये मुख्य दशाएं हैं जो आपको जानना चाहिए। तो प्रतिलोमन के, तापीय प्रतिलोमन के प्रकार में ये पहला प्रकार था विकिरण प्रतिलोमन। दूसरा प्रकार है उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। अच्छा, उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन की जब हम बात करते हैं तो आप देखिए, अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएं तो 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है ट्रोपोस्फियर। और इस ट्रोपोस्फियर में सामान्यतः तापमान घटता है हर किलोमीटर पर नॉर्मल लैप्स रेट से 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की दर से तापमान घटता है। लेकिन अगर हम 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे आए, यानी 18 से 50 या 8 से 50, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर, और इस स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है ओजोन। ओजोन क्या करता है? सूर्य से आने वाले यूवी रेस को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से स्ट्रेटोस्फियर का तापमान बढ़ता है। देखिए, जब हम सतह से ऊपर आते, पृथ्वी की सतह से ऊपर आते हैं, तो जहां क्षोभ मंडल समाप्त होता है, यहाँ जो तापमान होता है वो -58 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ तापमान -58 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जैसे ही हम समताप मंडल में इंटर करते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में इंटर करते हैं, वैसे ही धीरे धीरे तापमान बढ़ना शुरू होता है, और जहां समताप मंडल समाप्त होता है वहां पर टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी ये -58 और यहाँ 0। तो इस भाग का तापमान अधिक और इस भाग का तापमान कम, तो ये क्या है? तापीय प्रतिलोमन की स्थिति है। इसे ही कहते हैं उच्च वायुमंडलीय तापीय प्रतिलोमन। बात क्लियर? तो यहाँ भी क्या हो रहा है? तापीय प्रतिलोमन की स्थिति है। यहाँ पर -58 डिग्री सेल्सियस और यहाँ तापमान अधिक हो रहा है, तो नीचे कम तापमान, ऊपर अधिक तापमान, तापीय प्रतिलोमन की स्थिति। नेक्स्ट है आपका क्षैतिज प्रवाही प्रतिलोमन या एडवेक्शन इन्वर्जन। अच्छा, इसमें देखिए, मान लीजिए
ये कोई स्थलीय भाग है, ये स्थलीय भाग है, ये कोई स्थलीय भाग है, ये ठंडी सतह है, मान लीजिए ठंडी सतह है या बर्फीली सतह है, बर्फीली सतह है, ठीक, या हिमाच्छादित सतह है, हिमाच्छादित सतह है, और इसके बगल में ये सागरी भाग है। तो सिंपल सी बात आपको पता होगी, जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, जल, अब जल से हवा आ रही है और ये भाग इस भाग से गर्म है, जलीय भाग स्थलीय भाग से गर्म है। अब यहां से हवा चली ठंडे भाग की ओर, यहां से हवा चली ठंडे भाग की ओर। अब यहां से ये हवा जो चल रही है कैसी है, गर्म और आर्द्र, गर्म व आर्द्र, और ठंडी सतह के ऊपर, ठंडी सतह के ऊपर जो वायु होगी ये ठंडी वायु होगी, ठंडी सतह के ऊपर, ये जो ठंडी सतह है इसके ऊपर ये सतह है, ठंडी सतह के ऊपर ठंडी वायु होगी, और ये गर्म और आर्द्र वायु, गर्म और आर्द्र वायु गई सागर से स्थल की ओर, सागर से स्थल की ओर गई और ठंडी सतह के ऊपर या ठंडी वायु के ऊपर स्थापित हो गई। यहां कौन आ गया, गर्म वायु, नीचे कैसी हवा है, ठंडी, ऊपर कैसी हवा है, गर्म, तो इसे क्या कहेंगे, तापी प्रतिलोमन की स्थिति, इसे कहते हैं एडवेक्शन इन्वर्जन। ठीक, अब ये स्थिति आप अक्सर देखोगे जहां ठंडी और गर्म समुद्री जल धाराएं मिलती हैं वहां टेम्परेचर इन्वर्जन की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे आप एडवेक्शन इन्वर्जन कहते हो। जहां ठंडी और गर्म जल धाराएं मिलती है इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, और वो सभी क्षेत्र जहां पर या गर्म क्षेत्रों में ठंडी हवा आ जाए या ठंडे क्षेत्रों में गर्म हवाएं आ जाएं तो तापी प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न होगी। घाटी प्रतिलोमन, वैली इन्वर्जन। अच्छा, इसमें देखिए क्या है, ये घाटी का क्षेत्र है, रात का समय है, कैसा समय है, रात का समय। तो रात के समय पर्वत के शिखर ठंडे हो गए और टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, पर्वत के शिखर ठंडे हो गए और टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन घाटी का जो क्षेत्र है, घाटी का जो क्षेत्र है, यहाँ गैसों का घनत्व अधिक होगा और मान लीजिए यहाँ टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, तो रात के समय घाटी का तापमान अधिक है और पर्वत के शिखर का तापमान कम है, और इस कारण से यहाँ से ठंडी हवाएं पर्वत के ढाल के सहारे नीचे उतरने लगेंगी, ठंडी और भारी हवाएं पर्वत के ढाल के सहारे जो कि 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमान की हैं वो नीचे उतरने लगेंगी, जिसकी वजह से स्थिति क्या बनेगी, ऊपर से हवा आ रही है कैसी, 0 डिग्री सेल्सियस वाली, ये हवा घाटी में स्थापित हो जाएगी, 0 डिग्री सेल्सियस वाली हवा घाटी में स्थापित हो जाएगी। तो यहाँ कौन आ गया, जहाँ पहले 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की हवा थी वहाँ कौन आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस वाली। 10 डिग्री सेल्सियस वाली हवा को क्या किया, इसने धक्का दे के ऊपर कर दिया, कहा तुम तो गर्म हो ऊपर जाओ, तो 10 डिग्री सेल्सियस। तो नीचे कैसी हवा आ गई, ठंडी, ऊपर कैसी हवा है, गर्म, कैसी स्थिति हो गई, तापी प्रतिलोमन की स्थिति। इस प्रकार के प्रतिलोमन को वैली इन्वर्जन या घाटी प्रतिलोमन कहा जाता है। नेक्स्ट, यांत्रिक प्रतिलोमन, ठीक, मैकेनिकल इन्वर्जन। अच्छा देखिए, यहां पर बड़ा ध्यान समझना पड़ेगा। मान लीजिए सतह से 5 किलोमीटर की ऊंचाई है, सतह से 5 किलोमीटर की ऊंचाई है, ठीक, ये सतह है और सतह से ये 5 किलोमीटर की ऊंचाई है, 5 km। 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान -20 डिग्री सेल्सियस है और सतह पर तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है। ये प्लस में है ना, ये माइनस में है। अब बात सोचिए जरा, आप जरा सोचो, अगर सतह से हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएं, ठीक, तो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से टेम्परेचर अगर कम हो, कैसे, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से, नॉर्मल नहीं, अभी हम अगली क्लासेस में हम ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट, ये सब देखेंगे। तो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से अगर टेम्परेचर कम होगा तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का लैप्स होता है, हर किलोमीटर पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा। तो यहाँ से अगर हम ऊपर जाएं तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर गए तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो गया, तो सतह पर 20 डिग्री सेल्सियस है तो ऊपर क्या हो जाएगा,
10 डिग्री सेल्सियस। किस रेट से कम हो रहा है? ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। कैसे? ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से तापमान कम हो रहा है। 1 किलोमीटर और ऊपर गए तो यहां तापमान क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। होगा कि नहीं होगा? अरे 1 किलोमीटर पर 10 डिग्री कम हो रहा है। अगर यहां जो हवा है ये नीचे उतरना शुरू करे, नीचे उतरना शुरू कर दे, तो आप जानते हो जब हवा नीचे उतरेगी, हवा जब नीचे उतरेगी तो उसमें संकुचन होता है, गैस के अणु पास पास आते हैं, एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है, जिसकी वजह से उस हवा का तापमान बढ़ता है। जो भी हवा नीचे उतरेगी उस हवा का तापमान बढ़ेगा। और एडियाबेटिक कंप्रेशन में नीचे उतरती हवा का तापमान हर किलोमीटर पर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। जब हवा नीचे उतरती है तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है, यानी ये -20 डिग्री सेल्सियस है। 1 किलोमीटर नीचे आ गई तो तापमान हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। 1 किलोमीटर और नीचे आ गई, 1 किलोमीटर और नीचे आ गई, 1 किलोमीटर तो हो जाएगा तापमान 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये 1 किलोमीटर और नीचे आ रही है, 1 किलोमीटर और नीचे है ना, तो यहाँ 0 है और ये 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। ऊपर से पहले 20 था तो 10 घटा तो -10 हुआ, 10 घटा तो 0 हुआ, और 10 अब और बढ़ेगा। और घटने की बात क्या हो रही है? बढ़ रहा। माइनस से क्या हो रहा? 10 घट रहा, मतलब यानी बढ़ रहा। तभी तो भाई -20 है, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा, उसका -20 से तो क्या हो गया? -10। 10 डिग्री सेल्सियस फिर बढ़ा तो 0, 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ेगा और नीचे 1 किलोमीटर आ जाए, यानी 1 किलोमीटर और नीचे आ गए तो यहाँ तापमान, इस हवा जो नीचे उतर रही है उसका क्या तापमान होगा? 10 डिग्री सेल्सियस। और नीचे से ऊपर अगर हम तापमान देखें घटने का क्रम, तो ये क्या दिख रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए यहाँ पर। लेकिन ऊपर से जब हवा नीचे उतरती है तो एडियाबेटिक हीटिंग के कारण उसका तापमान बढ़ता है और तापमान 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो यहाँ ऊपर कैसी हवा है? गर्म हवा। नीचे कैसी हवा है? ठंडी हवा। यहाँ का तापमान क्या है? कम है। ऊपर गर्म, नीचे ठंडा। क्या हो गया? तापीय प्रतिलोमन। इस प्रकार के प्रतिलोमन को कहा जाता है मैकेनिकल इन्वर्जन या यांत्रिक प्रतिलोमन। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इसको 2-3 बार समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी हवा ऊपर से नीचे उतरेगी तो हर 1 किलोमीटर पर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा, जिसे एडियाबेटिक हीटिंग की वजह से होगा। ठीक, एडियाबेटिक कंप्रेशन की वजह से होगा। अगर हवा ऊपर उठती है और ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से टेम्परेचर कम होता है तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। ठीक, तो यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस का लैप्स होगा और यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा जब हवा नीचे उतरेगी। तो इसको जरा आप पढ़िएगा, इसको है 1-2 बार देख के। अब देखते हैं तापीय प्रतिलोमन के प्रभाव क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वायु प्रदूषण में वृद्धि होगी। क्यों वृद्धि होगी? अच्छा, मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जहां तापमान अधिक है, कोई ऐसा क्षेत्र है जहां तापीय प्रतिलोमन की स्थिति है। ऊपर गर्म हवा है, नीचे ठंडी हवा है, यहाँ टेम्परेचर कम है, इस भाग में टेम्परेचर अधिक है। ठीक, और यहाँ पर गाड़ियाँ वाड़ियाँ चल रही हैं, यहाँ पर गैस है, यहाँ धूल है, धूल के कण हैं, यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। अगर यहाँ पर मौसम की अस्थिरता होती तो हवा गर्म होकर ऊपर उठती और ये प्रदूषण इधर उधर फैल जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ऊपर गर्म, नीचे ठंडी हवा है और नीचे ठंडी हवा ऊपर जा नहीं पाएगी। तो जो भी प्रदूषक हैं इसी क्षेत्र में बंधे रह जाएंगे, इसी क्षेत्र में बंधे रह जाएंगे, इधर उधर जा नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण की स्थिति बनेगी। और यही नहीं, अगर वहाँ पर जलवाष्प आ गया, फॉग और स्मॉग, दोनों स्मोक, तो स्मॉग बनने की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी, जैसा कि दिल्ली, बीजिंग जैसे शहरों में अक्सर बना करते हैं। बात क्लियर? तो वायु प्रदूषण, अगर यही टेम्परेचर अधिक होता तो इधर उधर फैलता, वायु प्रदूषण कम हो जाता। कोहरा और धुंध का बनना, बेसिकली देखिए क्या है, नीचे का तापमान कम है, ऊपर का तापमान अधिक है। नीचे का तापमान कम होने के कारण ऊपर उपस्थित हवा ठंडी होनी शुरू होती है ना, ऊपर जो गर्म हवा है वो ठंडी होनी शुरू होती है, और जो उसमें नमी के कण हैं वो ठंडे होके संघनित होने लगते हैं।
है ना, और संघनित होने की वजह से छोटे छोटे जलवाष्प के बूंदों में वायुमंडल में तैरने लगते हैं, जिसे आप कोहरा कहते हो। ठीक, तो नीचे ठंडी हवा के प्रभाव में ऊपर की ये जो गर्म हवा है ये ठंडी होनी शुरू होती है और संघनित हो जाती है, जिसकी वजह से कोहरे का निर्माण होता है। तो जब भी कोहरे का निर्माण होता है तो टेम्परेचर इन्वर्जन की स्थिति उत्पन्न होती है, तो कोहरा और धुंध बनता है, और कोहरा धुंध बनेगा तो परिवहन के लिए दिक्कत होगी। आप जानते हो गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पाती हैं। फिर स्थानीय जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सिंपल सी बात है, स्थानीय जलवायु पर मौसमी स्थिरता आएगी, तूफान नहीं आएगा, वर्षा नहीं होगी, मौसम में शुष्कता होगी, कोहरा बनने की संभावना होगी। तो स्थानीय जलवायु पर ये स्थिति बनेगी, मौसमी स्थिरता बढ़ जाएगी। ठीक, अगर वो क्षेत्र ठंडी सतह है तो ठंडक और बढ़ती चली जाएगी, तो ठंडक और बढ़ेगी। फसलों और कृषि पर अगर हम प्रभाव देखें, अगर किसी क्षेत्र में कोहरा पड़ रहा है और लगातार तापमान कम हो रहा है तो पाला बनने यानी फ्रॉस्ट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और फ्रॉस्ट की वजह से फसलें खराब हो जाती हैं, फसलों को पाला मार देता है, फल सब्जी अनाज की खेती बर्बाद हो जाती है। लेकिन अगर हम देखें पर्वतीय क्षेत्रों में कोहरा पड़ने का फायदा भी है, कहीं नुकसान है। अगर पाला पड़ गया, इस कंडीशन में तापीय प्रतिलोमन में कोहरा बना और टेम्परेचर काफ़ी नीचे गिर गया, पाला पड़ने लगा, तो फसलें नुकसान हो जाएंगी। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में आप देखते हो कि अगर यहाँ कोहरा बन रहा है और यहाँ कॉफ़ी के पेड़ हैं, है ना, या चाय के पेड़ हैं, तो सूरज की तीखी किरणों से उनका बचाव हो पाता है, जिसकी वजह से फसलें बच जाती हैं। वही नहीं, तापीय प्रतिलोमन के कारण ही पर्वतों के ढलानों पर कृषि कार्य किए जाते हैं, क्योंकि ऊपर तापमान अधिक होता है और कृषि कार्य घाटियों की बजाय पर्वत की ढलानों पर किए जाते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा होता है। एक और नुकसान होता है तो दूसरी ओर इसका फ़ायदा भी हो जाता है। तीसरी बात, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। अभी आपने देखा कि शहरी क्षेत्रों में इस जो प्रदूषण है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, फैल नहीं पाता, क्योंकि मौसमी स्थिरता होती है तापीय प्रतिलोमन के समय। और इस स्थिति में स्मॉग और फॉग दोनों मिल जाएंगे तो स्मॉग बनाएगा, और ये स्मॉग मानव स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही हानिकारक है। आप सांस लोगे तो नुकसान करेगा, और प्रदूषण अगर फंसा रहे वहाँ पर, PM 2.5 PM 10 ये फंसा है, आपके फेफड़े में जाएगा तो आपको नुकसान पहुँचाएगा। तो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियाँ हो जाएंगी तापीय प्रतिलोमन की वजह से। ऊर्जा की खपत में वृद्धि होगी। सिंपल सी बात है, सतह पर ठंडी हवा, और जितनी हवा ठंडी होगी उतना ही आपको अधिक आवश्यकता होगी अपने घर को हीट रखने की, गर्म रखने की। तो घर को हीट रखने के लिए हीटर जलाओगे, गर्म करने के लिए हीटर जलाओगे, तो अधिक ऊर्जा की मांग में वृद्धि हो जाएगी, जिसकी वजह से ऊर्जा खपत बढ़ जाएगी। बात क्लियर? तो ये कुल रहा आज के लिए तापीय प्रतिलोमन की क्लास। तो आशा है कि आप लोगों को तापीय प्रतिलोमन समझ में आया होगा। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और किस टॉपिक पे आप चाहते हो वीडियो वही बताइएगा। एक एक करके वो टॉपिक हम लोग धीरे धीरे लाते रहेंगे। तो चलिए, इसी के साथ आज के सेशन को मैं समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद।